गुड मॉर्निंग। आज हमको पढ़ना है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय। जिन जीवों के शरीर में दो स्तर होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और दो स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो स्तर होते हैं। इसको बाह्य स्तर कहते हैं, इसको अंतः स्तर कहते हैं। और जब दो स्तर जीव शरीर में पाए जाते हैं तो उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जैसे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल पोरिफेरा फाइलम के जंतु और सिलेंट्रेटा फाइलम के जंतु होते हैं। बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब जीवों के शरीर में तीन स्तर होते हैं तो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, त्रिस्तरीय कहते हैं। और वो तीन स्तर होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यानी बाह्य स्तर, मध्य स्तर और एंडोडर्म अंतः स्तर। जब जीवों के शरीर में तीन स्तर होते हैं तो जीवधारी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जब जीवधारी के शरीर में दो स्तर होते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक के सभी जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ फाइलम पोरिफेरा। इसके पहले मैंने आपको फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में बात किया था और आज हम बात कर रहे हैं फाइलम पोरिफेरा। ये फाइलम नंबर 2 है और मैं आपको बता चुका हूं फाइलम नंबर 1 प्रोटोजोआ। फाइलम पोरिफेरा। देखो यहाँ पोरिफेरा, पोरस, पोरस माने छिद्र, फेरी माने धारण करने वाले, अर्थात छिद्र धारण करने वाले जंतु पोरिफेरा संघ में रखे जाते हैं। तो फाइलम पोरिफेरा की स्थापना वैज्ञानिक रॉबर्ट एफ ब्रांट ने 1825 में पोरिफेरा शब्द प्रस्तुत किया था। बता दूं कि इस फाइलम के जंतु छिद्रधारी होते हैं। इस फाइलम के जंतु जो छिद्रधारी हैं परंतु उनमें कोशिकाओं के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई समन्वय नहीं होता, बल्कि सभी कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करती हैं। इस फाइलम में लगभग 10,000 जातियां पाई जाती हैं। उन जातियों में से कुछ के उदाहरण आप समझिए। ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया। यहाँ ल्यूको और सोलेनिया दो शब्द हैं। ल्यूको माने व्हाइट, व्हाइट माने सफेद, सोलन से बना है सोलोनिया और सोलन माने होता है पाइप। अर्थात इस जंतु की रचना कैसी होती है? एक सफेद पाइप की तरह होती है। इसके बाद यूप्लक्टेला, यूप्लक्टेला, यूप्लक्टेला इसको वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं। वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। इसे वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं। यूप्लक्टेला को वीनस के फूलों की डलिया, क्योंकि यूप्लक्टेला एक अत्यंत सजावटी, अत्यंत सुंदर स्पंज होता है। जापान में शादी विवाह के समय इस यूप्लक्टेला को उपहार के रूप में भी दिया जाता है। तो पहला उदाहरण है पोरिफेरा का ल्यूकोसोलिनिया, दूसरा उदाहरण है यूप्लक्टेला, तीसरा स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला।
इसको फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। फ्रेश वाटर स्पंज इसको कहते हैं। फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला को कहते हैं। यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं। बाथ स्पंज। इसी प्रकार से साइकॉन, ये सब उदाहरण फाइलम कोरियोपेरा के हैं। ल्यूकोसोलेनिया, यूक्लप्टेला, स्पंजिला, यूस्पंजिया, साइकॉन, जिसमें यूक्लप्टेला को वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहते हैं, स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, यूस्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं, और ये अगला जीवधारी है साइकॉन। तो ये एग्जांपल आपके हैं फाइलम कोरियोपेरा। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूं। फाइलम कोरियोपेरा के क्या है इसके लक्षण। डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर फाइलम कोरियोपेरा। कोरियोपेरा फाइलम के विभेदक लक्षण। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ फाइलम कोरियोपेरा। कोरियोपेरा संघ के विभेदक लक्षण, वो लक्षण कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। बता दूं, इस संघ के सदस्य, इस संघ के जंतु का शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विस्तरीय होता है, और इनमें शरीर संगठन सेलुलर लेवल का होता है, सेलुलर ग्रेड का होता है। यानी शरीर संगठन जो होता है कोशिकीय स्तर का होता है, और ये जंतु डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दूसरा नंबर, इस फाइलम के जो सदस्य हैं वो ज्यादातर समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, परंतु कुछ स्वच्छ जल में भी उपस्थिति इनकी देखी गई है। नंबर तीसरा, ये स्थिर प्राणी होते हैं। स्थिर प्राणी मतलब ये चलते फिरते नहीं है। और हमने आपको कभी बताया था कि जंतुओं का एक लक्षण कि इनकी जीवन काल में कभी न कभी प्रचलन जरूर होता है। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इस फाइलम के सदस्य स्थिर प्राणी होते हैं, अर्थात ये किसी स्थान पर, किसी आधार पर चिपके हुए पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो लार्वा अवस्था होती है, शिशु अवस्था जो होती है, उस शिशु अवस्था में प्रचलन होता है। ठीक है, बता दो अगला नंबर तीसरा, इस संघ के जंतुओं में रीजनरेशन की क्षमता होती है। रीजनरेशन, इसको पुनरुद्धान कहते हैं। पुनरुद्धान कहते हैं, यानी इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। मतलब ये अपने खोए हुए शरीर के भागों को पुनः निर्मित कर लेते हैं। रीजनरेशन मतलब शरीर के खोए हुए अंगों की क्षतिपूर्ति करने की क्षमता इनमें होती है, इसलिए ये अपने अंगों की क्षतिपूर्ति करते हैं, यानी वो रीजनरेशन की क्षमता इनमें पाई जाती है। अगला नंबर पांचवा, इस संघ के जंतुओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को आस्टिया कहते हैं। इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको कहते हैं आस्टिया। अगला नंबर फिफ्थ, इस संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बने अंतःकंकाल भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगला नंबर 6, इस संघ के जंतु कॉलोनियल होते हैं, अर्थात ये संघीय होते हैं, संघ में पाए जाते हैं, यानी ये समूहों में पाए जाते हैं, कॉलोनियल होते हैं। अगला नंबर, इस संघ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता ये है कि इनमें कोइनोसाइट सेल पाई जाती है।
कोनोसाइट्स अर्थात इनको कीट कोशिका कहते हैं, कीट कोशिका। कोनोसाइट्स सेल इस संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं और ये कोशिकाओं की जो सहायता से इस जंतु में जनन और पोषण प्रक्रिया होती है। कह सकते हैं इस फाइलम के जंतुओं में जो कोनोसाइट सेल है वो जनन में और पोषण में भाग लेती हैं। और बता दूं कि ये कोनोसाइट सेल इस फाइलम के अलावा किसी अन्य फाइलम के जंतुओं में उपस्थित नहीं होती है। अगला नंबर है, इस संघ के जंतुओं में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम यानी नाल तंत्र पाया जाता है जो इस संघ की विशेषता को प्रदर्शित करता है। कैनाल सिस्टम मतलब ये होता है कि नलियों और सूक्ष्म छिद्रों का जो जाल है उसको कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसमें कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है इस संघ के जंतुओं में। अगला नंबर 8वां है, इस संघ के जंतुओं में सबसे बड़ी बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का जनन होता है। अर्थात इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन इनमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनका उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कैसे होते हैं। अगला जो फाइलम, इसके जो तीसरा फाइलम आगे आपको पढ़ाएंगे उसका नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। तीसरा फाइलम है, इसी का नाम नाइडेरिया है और इसी का नाम सीलेंट्रेटा है। यानी फाइलम नाइडेरिया और फाइलम सीलेंट्रेटा ये एक ही फाइलम का नाम है, चाहे उनको सीलेंट्रेटा कहें या उनको नाइडेरिया कहें। ये फाइलम नंबर है तीसरा और मैंने आपको पहला फाइलम प्रोटोजोआ बताया, दूसरा पोरिफेरा और तीसरा फाइलम आ गया ये नाइडेरिया। बता दो इस संघ के संस्थापक, नाइडेरिया संघ के संस्थापक वैज्ञानिक ल्यूकार्ट को मानते हैं। ल्यूकार्ट ने 1847 में फाइलम नाइडेरिया की स्थापना की थी। यानी सीलेंट्रेटा के संस्थापक ल्यूकार्ट है, जैसे पोरिफेरा के संस्थापक रॉबर्ट एफ ग्रांट है, वैसे इस फाइलम के संस्थापक ल्यूकार्ट को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1847 में की थी। बता दो इस संघ के जंतुओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें स्टिंगेंट सेल पाई जाती हैं। स्टिंगेंट सेल्स अर्थात दंश कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं इस फाइलम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें दंश कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिसकी सहायता से शत्रुओं से रक्षा करते हैं और शत्रुओं पर ये दंश कोशिकाओं को दागा जाता है। इस फाइलम में भी लगभग 10,000 जातियां इस फाइलम में उपस्थित हैं और इसकी क्या लक्षण है अब मैं आगे आपको बताता हूं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। इसमें से अब मैं आगे आपको बताता हूं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के विभेदक लक्षण, जैसे लक्षण पोरिफेरा के थे उसी प्रकार के लक्षण इसमें फाइलम सीलेंट्रेटा के भी हैं। और उनमें से जो पहला लक्षण ये है, बता दो कि इस संघ के जो सदस्य हैं ये पॉलीमार्फिक होते हैं। पॉलीमार्फिक का मतलब हुआ ये बहुरूपी स्वभाव के होते हैं, इनके कई रूप होते हैं।
इनकी बेलनाकार अवस्था जो होती है उसको मेडूसा कहते हैं, मेडूसा। और जो इनकी छाते के आकार की रचना है उस छाते की आकार की इस रचना को पॉलिप कहते हैं। इस प्रकार से इन बहुरूपी होते हैं ये, और इनमें से बहुरूपी का मतलब है कि कई रूप होते हैं। इनमें से बेलनाकार अवस्था को मेडूसा कहते हैं और इनकी छाते आकार संरचना को पॉलिप कहते हैं। और इस संकेतंतु जो होते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, और इनकी जो देह गुहा होती है, इनकी गुहा जो होती है, उस गुहा को सीलन प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलन प्राण कहते हैं, इसमें जो गुहा पाई जाती है। ठीक है, अब बाकी इसके लक्षण हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू सो मच।